students, welcome to my channel. Today we will discuss about sexual reproduction in flowering plants. सबसे पहले तो हमें इन दोनों वर्ड्स का मतलब पता होना चाहिए. What is sexual reproduction and what are flowering plants? Reproduction is the process in which any species continues to live indefinitely. तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं रिप्रोडक्शन. रिप्रोडक्शन जो है वो दो तरह का होता है. एक होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेकंड होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होता है, तो इसलिए इसको हम बोलते हैं यूनिपेरेंटल. एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, तो इसलिए इसको बोलते हैं बाई पेरेंटल. Biparental या sexual reproduction is always preferred over asexual reproduction because of variation. Sexual reproduction variation लेके आता है नए species में, इसलिए इसको हमेशा prefer किया जाता है. Next is flowering plants. Flowering plants क्या होते हैं? जितने भी angiosperms हैं वो सब flowering plants हैं. And what is the importance of angiosperm? Angiosperm में seeds जो हैं these are enclosed within the fruit. तो एंजियोस्पर्म में सीड्स हमारे फ्रूट के अंदर प्रेजेंट होते हैं. दीज आर नॉट नेक्ड. तो एंजियोस्पर्म जितने भी हमारे फ्लावरिंग प्लांट्स हैं उन सबको हम एंजियोस्पर्म्स बोलते हैं. तो हम स्टार्ट करते हैं विद स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर. अब ये दोनों वर्ड्स हमें क्लियर हो गए, व्हाट इज रिप्रोडक्शन एंड व्हाट इज फ्लावरिंग प्लांट. तो अब हम करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर. स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर. What is flower? Flower is basically modified shoot. एक shoot जो खुद को modify कर लेती है. क्यों modify करती है? For the process of reproduction. Reproduction का process कैसे होगा? अगर उस plant में या उस part में both male and female parts present होंगे या reproductive organs present होंगे, तो इसका मतलब flower में reproductive organs are present. तो फ्लावर की बेसिकली चार वर्ल्स होती हैं. फर्स्ट इज कैलेक्स, सेकेंड इज कोरोला, थर्ड इज एंड्रोशियम एंड फोर्थ इज गाइनोशियम. ये दीज आर दी फोर वर्ल्स ऑफ द फ्लावर. तो अगर हम फ्लावर का स्ट्रक्चर देखें तो इसमें दिस इज द ग्रीन पार्ट. ये जो ग्रीन पार्ट है उसको हम बोलते हैं कैलिक्स. एंड ग्रुप ऑफ सेपल्स इज नोन एज कैलिक्स. कैलिक्स इज ग्रीन इन कलर. एंड व्हाट इज द फंक्शन ऑफ कैलिक्स? कैलिक्स प्रोटेक्ट्स द फ्लावर व्हेन फ्लावर इज इन द बड स्टेज. तो कैलिक्स प्रोटेक्शन का काम करता है. एंड दिस इज ग्रीन इन कलर. इट समवेयर हेल्प इन फोटोसिंथेसिस आल्सो. कैलिक्स में सेपल फ्री भी हो सकती हैं या फिर फ्यूज्ड भी हो सकती हैं. तो अकॉर्डिंग टू दिस वी हैव टू कंडीशंस. वन इज पॉलीसेपलस in which sepals are free. अगर हम इसकी एग्जांपल देखें तो आप रोज का फ्लावर देखो, तो रोज के फ्लावर में जो नीचे सेपल्स हैं दीज आर नॉट ज्वाइंड विद ईच अदर. तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं पॉलीसेपलस. अगर सेपल्स आर फ्यूज्ड तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं गैमोसेपलस. व्हेन सेपल्स आर फ्यूज्ड. तो इसकी एग्जांपल अगर हमें देखनी हो तो हम देखेंगे हिबिस्कस फ्लावर को. तो वी विल सी हिबिस्कस फ्लावर. नेक्स्ट इज दिस कलर्ड पार्ट. दिस कलर्ड पार्ट इज नोन एज कोरोला. कोरोला किसी भी कलर का हो सकता है. इट मे बी रेड, पिंक, ऑरेंज, कोई भी कलर हो सकता है. ये साइज में बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है. What is the function? ये अट्रैक्ट करता है इंसेक्ट्स को फॉर द प्रोसेस ऑफ पॉलिनेशन. तो पॉलिनेशन के लिए एक अच्छा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करती हैं पेटल्स, ताकि इंसेक्ट आके वहाँ पे पॉलिनेट कर सके. तो ग्रुप ऑफ पेटल्स इज नोन एज कोरोला.
कोरोला में भी हमारे पास सेम दो कंडीशंस हैं, जिसमें पेटल्स में बी फ्री एंड पेटल्स कैन बी फ्यूज्ड। तो अगर पेटल्स फ्यूज्ड हैं, या फिर पहले करते हैं कि अगर पेटल्स फ्री हैं तो उस कंडीशन को हम बोलेंगे पॉलीपेटलस। पॉलीपेटलस if the petals are free, if the petals are free। अब हम कहाँ देखेंगे इसकी एग्जाम्पल, हम कहाँ देखेंगे इसकी एग्जाम्पल, हम देखेंगे येलो ओलिएंडर में, येलो ओलिएंडर। एंड गैमोपेटलस, another condition is गैमोपेटलस when the sepals are, when the petals are fused। तो उस कंडीशन को हम बोलेंगे गैमोपेटलस। ये हमें हिबिस्कस में देखने को मिलता है। दिस इज अगेन वी कैन ऑब्जर्व इन हिबिस्कस। एग्जाम्पल इज हिबिस्कस। नेक्स्ट इज एंड्रोशियम। एंड्रोशियम इज हमारा ये वाला पार्ट जिसको हम मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट बोलते हैं। दिस वन इज एंड्रोशियम। एंड्रोशियम, तो जो एंड्रोशियम है इसके दो पार्ट्स होते हैं, एंथर्स एंड स्टेमन। इट विल बी लाइक दैट, एंथर एंड फिलामेंट। इन दोनों को मिला के क्या बोलते हैं, स्टेमन। स्टेमन, और इसे हम बोलते हैं एंड्रोशियम। कलेक्टिवली अगर मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो है स्टेमन, एंड कलेक्टिवली दीज आर नोन एज एंड्रोशियम। ईच स्टेमन हैज टू पार्ट्स, एंथर एंड फिलामेंट। अब अगर फिलामेंट अटैच है नीचे, ये नीचे यहाँ पे अटैच है बेस पे, तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं बेसी फिक्स्ड। बेसी फिक्स्ड। और अगर डॉर्सल साइड पे अटैच है, अगर बैक साइड पे अटैच है, तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं डॉर्सी फिक्स्ड। एंड अगर पूरी की पूरी एंटायर लेंथ में अगर एंथर रन कर रहा है, तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं एडेंटेट। एडेनेट। What is the function of androecium? It produces male gametes. Next part is this one, gynoecium. What is gynoecium? Gynoecium is the female reproductive part, gynoecium. It is also known as pistil, and it consists of one or more carpels. It consists of one or more carpels. ये देखने में कैसा है? It has 3 parts: stigma, style and ovary. It has 3 parts: stigma, this is style, and base पे क्या होगा? ovary. Ovary contains ovule. Stigma, style, ovary. Ovary contains ovule. If carpel is single, then it is known as monocarpellary. अगर एक ही कार्पल है तो monocarpellary. If 2 carpels are present, then it is bicarpellary. And if बहुत सारी कार्पल्स प्रेजेंट है तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं मल्टी कार्पिलरी। Several carpels are there, then it is known as multicarpellary. अब now we have 4 parts: androecium, gynoecium, calyx and corolla. अब इनमें से जो 2 parts हैं, calyx and corolla, they are not producing any reproductive या sex organs, male और female gametes नहीं produce कर रहे, तो इसे हम बोलते हैं non-essential whorls. Non-essential whorl कौन कौन सी हैं? कैलेक्स एंड
corolla. और एंड्रोशियम और गाइनोशियम डायरेक्टली दे आर प्रोड्यूसिंग मेल एंड फीमेल गैमेट्स, तो उसको हम बोलते हैं इसेंशियल whorls. Essential whorls are androecium and gynoecium. Androecium and gynoecium are the essential whorls. We have three events in sexual reproduction: pre-fertilization, fertilization and post-fertilization event. अब ये जो तीनों इवेंट्स हैं किसी भी फ्लावर में कब स्टार्ट होंगे? जब उनमें हार्मोनल चेंजेस आएंगी. हार्मोनल चेंजेस, इवन अगर हम ह्यूमन बीइंग की एग्जांपल भी लें तो वी हैव फिक्स्ड स्टेजेस. जैसे पहले इन्फेंट स्टेज है, फिर बेबी है, फिर यंग वन, देन अडल्ट, देन एजिंग. तो ये सब स्टेजेस कैसे आती हैं? इट इज़ ऑल ड्यू टू दी हार्मोनल इन्फ्लुएंस इन आवर बॉडी. तो उसी तरह से प्लांट में भी हॉर्मोन्स काम करते हैं जिससे इनिशिएशन होता है फर्टिलाइजेशन इवेंट्स का. तो इसमें जो प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट है या जो पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट है, इनमें क्या होता है? इनमें शूट एपिकल मेरिस्टेम रिलीज करेगा फ्लोरेजन. फ्लोरेजन इज अ हार्मोन. इट इज अ हार्मोन फ्लोरेजन. और क्या बनाएगा? फ्लोरल मेरिस्टेम which grows into inflorescence axis over which leaf primordia develop. Then it grows into flower, buds या फिर flower. So these are the changes which will occur because of the hormone. It is floragen. Next we will do the reproductive part. तो अब हम स्टार्ट करेंगे स्टेमन से. we'll discuss stamen, microsporangia and pollen grain. Stamen. What is the structure of stamen? Stamen consists of two parts. One is anther, another one is filament. Filament is the sterile part of the stamen which its proximal end attached to the thalamus. Next is anther. Anther is the sterile part. Anther is the fertile part. Which is having knob-like structure and इसकी देखो दो लोब्स हैं, तो इसको हम बोलते हैं बाइलोब. इट इज बाइलोब. टर्मिनल पोजीशन पे है, so it is terminal and attached at the tip of the filament. Okay. मोस्टली एंजियोस्पर्म में जितने भी एंथर होते हैं वो मोस्टली
बाइथीकस या डाइथीकस ही होते हैं, बट हमारे पास एक्सेप्शन है यहाँ पे भी मोनोथीकस एंथर की, विच इज इन मालवेसी फैमिली। एक्सेप्शन कहाँ है हमारे पास? मालवेसी फैमिली में। एग्जाम्पल क्या है इसकी? शू फ्लावर, शू फ्लावर या फिर कॉटन। ओके, अब ये लोब, ये तो दोनों लोब्स हैं, दीज आर सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर बाय अ ग्रूव, डीप ग्रूव। उस डीप ग्रूव को हम बोलते हैं कनेक्टिव। दैट डीप ग्रूव इज कनेक्टिव। कनेक्टिव क्या होता है? इट इज अ स्टेराइल टिश्यू, स्टेराइल टिश्यू होता है। तो दिस इज ऑल अबाउट एंथर एंड फिलामेंट। अब हम देखते हैं स्ट्रक्चर एंड स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजिया। अब जो एंथर है, ईच एंथर हैज टू लॉन्ग स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम। हर एंथर के दो लॉन्ग सिलेंड्रिकल माइक्रोस्पोरेंजिया आर प्रेजेंट। तो यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे हेप्लॉइड माइक्रोस्पोर्स बनते हैं। तो माइक्रोस्पोरेंजिया, अगर जब हम एंथर को कट करेंगे तो अगर हम उसको कट करते हैं तो हमें ये 4 लोब्स का स्ट्रक्चर दिखाई देता है। तो हर एंथर लोब में हमारे पास 2 माइक्रोस्पोरेंजिया होते हैं, 2 माइक्रोस्पोरेंजिया। तो इस कंडीशन को हम बोलते हैं टेट्रास्पोरेंजिएट। टेट्रास्पोरेंजिएट क्योंकि हर एंथर लोब में वी हैव 2 माइक्रोस्पोरेंजिया। और अगर हम पूरा एंथर देखेंगे तो उस पूरे एंथर में हमारे पास 4 हमारे पास स्पोरेंजिया होंगे। तो इसलिए इस कंडीशन को हम बोलते हैं टेट्रास्पोरेंजिएट। Microsporangia consist of 2 parts. First is microsporangial wall and second is porogenous tissue. Second is porogenous tissue, microsporangial wall and porogenous tissue. पहले हम वॉल्स के बारे में डिस्कस करते हैं। माइक्रोस्पोरेंजियल वॉल्स जो हैं वो 4 तरह की होती हैं, जिसमें से फर्स्ट इज एपिडर्मिस, सेकंड इज एंडोथीशियम, थर्ड इज मिडल लेयर एंड फोर्थ वन इज टेपिटम। ये हमारी 4 लेयर्स हैं। So we have 4 type of microsporangial wall. First is epidermis, जो कि outer wall होती है. Next is endodermis, in which cells are hypodermal in origin. Third is middle layers, जो कि 3 middle layers होती हैं. And another one is tapetum. This is the very important layer which provide nourishment to the developing माइक्रोस्पोर्स या फिर पोलन ग्रेन्स। अब हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं। सबसे पहले एपिडर्मिस। एपिडर्मिस क्या होती है? इट इज द कवरिंग लेयर। एपिडर्मिस इज कवरिंग लेयर। इसके सेल्स आर स्मॉल and thin walled and mature anther में the cells of the epidermis get stretched and shrivel ये तो हो गया epidermis. Next is endothecium. Endothecium is the hypodermal layer. Endothecium
is hypodermal layer. It develops from the fibrous thickening of cellulose. इसीलिए इसको फाइबरस लेयर भी बोला जाता है, फाइबरस लेयर भी बोला जाता है। नेक्स्ट इज हाइपोडर्मल सेल और एपिडर्मल सेल, दोनों ही कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? एक शैलो ग्रूव में प्रेजेंट होते हैं बिटवीन द माइक्रोस्प्रेंजिया ऑफ एन एंथर, और फंक्शन करते हैं एज अ स्टोमियम। दे बोथ फंक्शन एज स्टोमियम। What is stomium? It is the line of dehiscence, जहां से एंथर में से पोलन रिलीज होंगे, उसको हम बोलते हैं स्टोमियम, लाइन ऑफ डेहिसेंस। नेक्स्ट इज द मिडल लेयर, मिडल लेयर्स। व्हाट आर द फंक्शन ऑफ मिडल लेयर? ये 1 से लेके 3 तक हो सकती हैं मिडल लेयर्स। एंड मिडल लेयर के सेल्स जो होते हैं, दीज आर ephemeral and it contains starch grains. Next is tapetum. Tapetum is very important layer. Tapetum provides nourishment to the developing pollen grain. इसके अलावा it will provide enzyme कैलेस जो माइक्रोस्पोर को आपस में बाइंड करके रखता है। देन इट ऑल्सो सिक्रीट्स हार्मोन विच इज IAA, इंडोल एसिटिक एसिड, जो कि पोलन्स में स्टोर होता है फॉर देयर अर्ली ग्रोथ। नेक्स्ट, दे पोलन ऑल्सो सिक्रीट, टेपिडम ऑल्सो सिक्रीट यूबिश granules which provide sporopollenin. Sporopollenin एक बहुत ही ऑर्गेनिक रेजिस्टेंट मटेरियल है जिसको कोई भी किसी भी तरीके से डिग्रेड नहीं किया जा सकता। तो इट इज़ वेरी थिक ऑर्गेनिक मटेरियल विच इज प्रेजेंट ऑन द एक्साइन। तो एक्साइन में की जो कवरिंग होती है उसको हम बोलते हैं स्पोरोपोलेनिन। पर वहाँ पे भी हमारे पास एक पार्ट होता है जिसको हम जर्म पोल बोलते हैं, वहाँ पे स्पोरोपोलेनिन की कवरिंग नहीं होती, तो वहाँ से जर्म ट्यूब जो है हमारी पोलन में से बाहर आती है। तो स्पोरोपोलेनिन भी हमारी टेपिटम में यूबिश ग्रेन्यूल्स की सिक्रेशन की वजह से ही सिक्रीट बनती है। देन टेपिटम ऑल्सो प्रोवाइड्स कंपैटिबिलिटी एंड इनकम्पैटिबिलिटी प्रोटीन्स, कि कौन सा पोलन कहाँ पे किस कार्पल पे फ्यूज कर सकता है या वो नहीं कर सकता। तो पोलन के पास इटसेल्फ प्रोटीन होते हैं जो कंपैटिबिलिटी और इनकम्पैटिबिलिटी को चेक करता है। तो वो कहाँ से आते हैं? वो भी हमारे टेपिडम से ही आते हैं। प्रोटीन्स फॉर कंपैटिबिलिटी and incompatibility. Next is sporogenous tissue. सेकेंड पार्ट क्या है हमारा? स्पोरोजीनस टिश्यू। स्पोरोजीनस टिश्यू सेल के माइक्रोस्प्रेंजियम के इनर पार्ट में प्रेजेंट होता है। It is present in the inner part of microsprangium. Sporogenous cells divide करते हैं regularly और क्या बनाते हैं? microspore mother cell बनाएंगे, या फिर हम इसको पोलन मदर सेल भी बोलते हैं। PMC और MMC ये बनाएंगे। MMC
इनिशियली ये आपस में कनेक्टेड होते हैं थ्रू प्लाज्मोडेस्माटा। लेटर ये कैलेस एंजाइम की वजह से आपस में जो ये सेल्स आपस में जुड़े होते हैं ये सेपरेट हो जाते हैं। तो जब ये रिलीज होंगे तो ये इंडिविजुअल स्पोर्स बन के ही रिलीज होंगे। तो माइक्रोस्पोर बनने के प्रोसेस को हम बोलते हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। एक सिंगल इंडिविजुअल माइक्रो स्पोरोजिनस टिश्यू के हर सेल में कैपेबिलिटी होती है टू फॉर्म माइक्रोस्पोर मदर सेल। तो माइक्रोस्पोर मदर सेल क्या करेंगे, दे विल यहाँ पे मियोसिस होगा एंड जो सेल है माइक्रोस्पोर ग्रो करेंगे एंड डिफरेंशिएट हो जाएंगे इनटू पोलन ग्रेन्स। बहुत सारे सेवरल 100,000 पोलन ग्रेन्स आर प्रोड्यूस्ड इन ईच माइक्रोस्पोरेंजियम। तो जब एंथर पूरी तरह से मैच्योर हो जाएगा देन जो एंथर है वो आफ्टर मैच्योरेशन इट विल डिहाइड्रेट एंड जो वॉल होती है एमएमसी ये डीजनरेट हो जाएगी एंड माइक्रोस्पोर विल सेपरेट एंड क्या करेंगे, इट डेवलप्स इनटू पोलन ग्रेन्स। तो जो मैच्योर एंथर है हमारा, एंथर मैच्योर होगा, माइक्रोस्पोर डिसोशिएट हो जाएंगे, माइक्रोस्पोर विल डिसोशिएट और क्या बनाएंगे, इट विल फॉर्म टेट्राड एंड देन पोलन ग्रेन। डेहिसेंस कैसे होता है, डेहिसेंस में जब एंथर मैच्योर हो जाएगा देन इट विल ड्राइज अप। जो स्टेराइल टिश्यू है बिटवीन द पोलन सैक्स ये डिसइंटीग्रेट हो जाएगा एंड फॉर्म अ नंबर ऑफ पोलन ग्रेन। एंथर की जो हमारी जो कवरिंग है हर कैविटी की, एंडोथीशियम, एपिडर्मिस, ये सब हेल्प करेंगी फॉर द डिस्पर्सल ऑफ पोलन ग्रेन। तो दिस इज ऑल अबाउट dehiscence of pollen grain. In next video we will discuss about the structure of the pollen grain and we will start megasporogenesis. यहाँ पे हम वीडियो को एंड करते हैं। If you like this video, please like and subscribe my channel. Thank you for watching. Thank you.